सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है स्कोर शाला के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का वो पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस के बारे में। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर वो ये है कि कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो बेसिकली अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो इसके अंदर हम देखेंगे सुपर पोजीशन ऑफ वेव्स क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा है कि जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। ऑब्वियसली बात है, अभी हम वो चीज देख रहे हैं कि हम लाइट को एज अ वेव मान रहे हैं। तो अगर लाइट एक वेव है तो वेव भी सुपर इम्पोज होती है, वो भी आपस में मिलती है, तो इसमें भी हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कुछ मैं आपको ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में उसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक पहले बताऊंगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी यहाँ पर वही चीज एज्यूम कर रहा है कि यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द क्लास 11, तो वहां पर वो क्लास 11th में जो हमने साउंड एंड वेव पढ़ा था तो उसको वो वहां पर पॉइंट आउट कर रहा है और ये कह रहा है कि वहां पर आप ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं। बट ऐसा हम नहीं है कि हम इसको मिस कर देंगे, हम एक बार थोड़ा देख लेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, एक बार उसका बेसिक देखेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी इसको और किस तरीके से समझा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट जो है हमारा एडिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में सबसे पहले इसके बारे में क्या दिया हुआ है इन दिस सेक्शन, हम इस सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जब भी दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज करती है तो क्या पैटर्न देखने को मिलता है। ऑब्वियसली यहाँ पर जिस वेव की मैं बात कर रहा हूँ अब वो साउंड वेव नहीं है, वो लाइट वेव है। तो लाइट्स वेव जब आपस में मिलती हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल कोहेरेंट सोर्सेज से हैं या फिर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज से, वो हम बाद में देखेंगे। बट अगर यहाँ पर अगर दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज होती है तो क्या इंटरफेरेंस, क्या पैटर्न देखने को मिलता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, you may recall that we had discussed the superposition principle in the previous chapter of your class 11th textbook। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि एनसीईआरटी आपको क्या कह रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्लास 11th में हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा है। सो व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग दैट कि ऑलरेडी नो, आप जानते हैं। बट अगेन हम इसके बेसिक्स पहले देखेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, Indeed, the entire field of interference is based on the superposition principle, according to which at a particular point of the medium, the resultant displacement produced by the number of waves is the vector sum of the displacement produced each of the waves। तो अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने समझाया है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, बिकॉज सुपरपोजिशन ऑफ वेव पे ही सारा का सारा इंटरफेरेंस जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार मैं आपको बताता हूँ कि हमारा बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। ठीक है, अब सुपरपोजिशन का अगर मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है एडिशन, है ना, एडिशन ऑफ वेव्स। अब एडिशन ऑफ वेव्स का मतलब होता है कि जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, मान लेते हैं अभी एक मीडियम है, उस मीडियम में दो वेव्स आ रही हैं। ठीक है, अब वो दोनों वेव्स जो हैं वो बेसिकली क्या कर रही हैं, वो उस मीडियम के पार्टिकल्स जो है उसको वाइब्रेट करवा रही है, ऑसिलेट करवा रही है। तो वो पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो फॉर इंस्टेंस जब दोनों वेव्स उस मीडियम में आएंगी तो उस एक पार्टिकल को दोनों वेव ऑसिलेट करेंगी, यानी कि डिस्प्लेस कराएंगी, यानी कि वो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जब दोनों वेव आती हैं किसी एक मीडियम में तो एक पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वापस समझना। मान लेते हैं हमारे पास एक वेव है। ठीक है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ किस तरीके से वो ऐड हो रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेव है, कुछ इस तरीके से वो आ रही है। ठीक है, दिस इज अ वेव नंबर 1। और सेकंड हमारे पास दूसरी वेव है, लेट्स से इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं। तो दूसरी हमारे पास एक और वेव है जो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है। ठीक है, अब ये दोनों वेव्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये दोनों वेव्स एक ही मीडियम में चल रही हैं, दोनों की डायरेक्शन इस तरीके से एक ही जगह पर है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो है हमारा लेट्स से y1, और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल का, वो है y2। दो अलग अलग वेव है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिफरेंट होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों का सुपर पोजिशन कराना है, मतलब दोनों को ऐड करना है, एडिशन ऑफ वेव्स। तो जब ये दोनों जो वेव्स है वो आपस में मिल जाएंगी तो उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा।
अब वो जो पार्टिकल यहाँ पर बेसिकली दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो अब ये जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं बोल देता हूं yn। yn का मतलब है कि उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है वेक्टर सम ऑफ बोथ द डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो बेसिकली यहां पर वेक्टर के एडिशन से हमें चीजें समझनी है कि जब भी कोई दो वेव आपस में मिलती हैं तो किसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों वेव्स का, उन दोनों का वेक्टर सम जो होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इस वेव का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? इन दोनों वेव्स का वेक्टर सम के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अब यहां पर और क्या चीज हमें समझनी है, चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। अब देखिए, और इसमें अगर बेसिक चीज की बात करो, अभी सारा मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो वेक्टर सम होता है दोनों जो हमारी वेव्स होती हैं उसके पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अच्छा, एक और रिलेशन आपको आना चाहिए जिसको हम बोलते हैं क्या? इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वेव का मतलब होता है कि कोई वेव जो है उसकी इंटेंसिटी क्या है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और आपने क्लास 11th में भी देखा होगा कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये वाला रिलेशन भी हम काम में लेने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है किसी वेव का, वो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो यहाँ पर जो हम डिस्प्लेसमेंट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं a sin ओमेगा टी। हम इसको साइन के फंक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर कॉस के फंक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपका a क्या है? a आपका एम्पलीट्यूड है उस वेव का जिस वेव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको वेक्टर सम ही यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये रिलेशन भी आपको आना चाहिए कि किसी वेव की इंटेंसिटी जो होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक और चीज इसमें हम देखते हैं कि अगर मैं आपको बोलता हूं पाथ डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये भी हमारे काम आएगा आगे जाके। तो पाथ डिफरेंस और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फेज डिफरेंस, दोनों में एक बार हम फर्क देख लेते हैं ताकि इसके बीच में रिलेशन भी हमें आना चाहिए, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले बेसिक्स बता रहा हूँ सो दैट आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पाथ डिफरेंस जो होता है, अगर मैं बोलूँ इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो सब जगह अलग अलग डिनोट चलता है। कहीं पर इसको डेल एक्स लिखते हैं, कहीं पर इसको डेल लिखते हैं, है ना। तो आप उसको कैसे भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा ये होता क्या है। फेज डिफरेंस को आप लिखते हो फाई से। किससे लिखते हो? फाई से। अब ये भी क्या है वो भी मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ऑल्दो आप जानते भी होंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक वेव है, ठीक है, ये हमारे पास एक वेव है। पहले इसके मैं कुछ टर्म्स आपको बता देता हूं। ये पूरी वन साइकिल है। ये क्या है? पूरी वन साइकिल है। एक साइकिल है यानी कि एक राउंड है, या फिर एक आप कह सकते हो कंप्लीट वाइब्रेशन है। एक पार्टिकल ने पूरा जब वाइब्रेट किया तो उसका ये एक डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। ओके, ये हमारा O यानी कि 0 पॉइंट है। यहां से लेके यहां तक ये पार्टिकल का एक साइकिल, एक राउंड हो चुका है। तो यहां से अगर हम बोलें तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अब सुनना, यही तो हमारे वेव की वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब होता क्या है वेवलेंथ? असल में किसी दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। तो ये पूरी हमारी एक साइकिल ये लैम्डा के बराबर हो गई, ठीक है सर। अच्छा, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम डिग्री के बारे में बात करें तो ये 0 से ये वाला जो ये होता है ये हमारा π/2 होता है, और ये हमारा पाई होता है। पूरा एक साइकिल जिसकी हम बात करते हैं, है ना, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा पाई, सॉरी, ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2π। तो जो एक राउंड होता है वो पूरा 360 डिग्री होता है। तो ये आधा राउंड कितना हो गया? पाई, और अगर पूरे राउंड की बात करूं तो 2π यानी कि 360 डिग्री। तो हाफ राउंड कितना हो जाएगा? हाफ राउंड हो जाएगा, मतलब हाफ का भी हाफ यानी कि 1/4 π/2, और ये हो जाएगा हमारा 3π/2। मैं आपको अभी बस टर्म्स बता रहा हूं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टिकल जो है जिसका डिस्टेंस अगर हम करें वेवलेंथ का, अगर वेवलेंथ को मैं करूं λ/2 तो λ/2 पे ये पाई होगा, है ना। अगर मैं करूं कि λ/4 पे कितना होगा तो ये π/2 होगा, और अगर लैम्डा पे देखूं तो ये 2π होगा। तो ये रिलेशन होता है डेल का, सॉरी लैम्डा का और फाई का यानी कि एंगल का। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज अभी मैं आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में बात बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में अगर हम बात करें कि क्या होता है पाथ डिफरेंस,
तो पाथ डिफरेंस के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे नापते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक वेव चल रही है, ठीक है, और लेट से हमारे पास एक और वेव है जो कि सेकंड वेव है। सेकंड वेव का कलर दूसरा ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये जो सेकंड वेव है ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों वेव के बीच में डिफरेंस कितना है पाथ का, मतलब पाथ का मतलब होता है रास्ता, उन दोनों का रास्ता में कितना अंतर है। अगर एक वेव आगे चल रही है पीछे चल रही है तो उसमें कितना वो पाथ का डिफरेंस है, उसी को पाथ डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम डेल से लिखते हैं। तो ये जो आपका पाथ डिफरेंस होता है ना, जिसको हम डेल से लिखते हैं या डेल एक्स से लिखते हैं, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है लैम्डा का। ऑब्वियसली बात है, अगर आज मुझे इस लेंथ को एक्सप्लेन करना है तो मुझे वेवलेंथ के ही टर्म में इसको बताना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आता है कि फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस ये होता है, मान लो कि ये वेव यहां से चल रही है और ये वेव जो है ये पीछे से होती हुई आ रही है ना, कुछ मान लेते हैं ये पीछे से होती हुई आ रही है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है स्टार्टिंग पॉइंट का। अगर आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक वाली वेव है ये यहां पर आके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रही है और ये वाली आके यहां दे रही है ना, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कुछ, तो इन दोनों के अंदर कितना डिग्री का फर्क है। मान लो ये जो इसका मैक्सिमम आ रहा है पॉइंट वो आ रहा है पाई पे और इसका मैक्सिमम आ रहा है पाई बाय 2 पे, तो ये कितना फेज का डिफरेंस है, तो आप कर दोगे पाई माइनस पाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। तो यहाँ पाई बाय 2 क्या है कि इन दोनों वेव्स में फेज का डिफरेंस क्या है। अब होता क्या है कि इस फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन आपको आना चाहिए, ये बहुत काम आने वाला है। ये रिलेशन होता है कि जो फेज डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। डेल एक्स बोल दूं या डेल बोल दूं, वॉट एवर यू लाइक, बट ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब एग्जाम्पल आपको मैं यहां पर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि किसी का फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाय 2 है, तो बताओ उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो पाथ डिफरेंस आप यहां से निकाल सकते हैं, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा डेल एक्स, तो डेल एक्स हो जाएगा 5 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, है ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें डेल एक्स निकालना है, तो यहां से अगर मैं 5 की वैल्यू पाई बाय 2 रखता हूं, पाई बाय 2 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, है ना, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 4। समझ में आया। तो अगर किसी के बीच में दो वेव्स के बीच में पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाय 4। और ये ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला ये फंक्शन लैम्डा का है तो इसको मीटर में ही मेजर करेंगे। आई होप आपको ये कुछ बेसिक समझा दिए मैंने, सो दैट आगे जाके हमें ये ना लगे कि यार ये क्या चीज है वो क्या चीज है। तो सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि जब आप किसी भी दो वेव को जोड़ते हैं, अब वो वेव को जोड़ने का तरीका अलग अलग होता है कि आप उसका एडिशन कैसे करेंगे, बट सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जो भी आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो पर्टिकुलर वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम के बराबर होता है। तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, जो कि बेसिकली एक नींव है इंटरफेरेंस की, ठीक है। तो यही चीज आपको बोली है, द एंटायर फील्ड ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच, है ना, according to which at a particular point the medium the resultant displacement, आ गया ना resultant displacement यानी कि total displacement produced by a number of waves। मान लो अगर 10-15 waves हैं तो सबका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना उन सबका वेक्टर सम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो वेक्टर सम के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो समझ में आ गया। और उसके अलावा भी मैंने आपको चीजें बता दी, इंटेंसिटी क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब यहां से हमारा जो मेन पॉइंट आता है कि सर ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या है और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, बिकॉज यहां से अभी हमें समझ में आएगा कि अगर हमें सुपरपोजिशन करवानी है तो पहले हमें दो वेव बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझना, अभी जो मैंने अभी तक आपको बताया वो जस्ट एक पिछला जो आपको था मैंने रिफ्रेश करवाया है, चीजें जो बताई हैं जो आपके यहाँ काम आने वाली है। अब यहां से थोड़ा सा मेन चैप्टर की टर्म स्टार्ट होती है जिसको हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब देखिए, आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर आपको एक डायग्राम भी दिखेगा, लेट्स से कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पानी है, पानी के अंदर मैंने दो ऐसे नीडल ली, दोनों नीडल को मैंने पानी के अंदर डुबाया और बाहर निकाला। तो मैं इस तरीके से नीडल को पानी के अंदर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा हूं, बट सेम टाइम पे वो नीचे जा रही है, सेम टाइम पे वो ऊपर आ रही हैं। तो इन दोनों नीडल से पानी के अंदर वेव बनेगी, यस और नो, बनेगी। बट आपने क्या किया, दोनों को सेम टाइम पर अंदर किया, दोनों को सेम टाइम ऊपर किया, तो दोनों से जो वेव्स बनेगी, है ना, पानी के अंदर,
वो दोनों वेव्स जो होंगी वो कोहेरेंट वेव्स होंगी। रीजन बीइंग दोनों का फेज डिफरेंस 0 होगा। अभी मैंने आपको बोला था फेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है, जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक साथ चल रही हैं, तो अगर आपको इंटरफेरेंस करवाना है तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो फेज डिफरेंस है उसको हमें 0 करना है। तो वो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट आपको समझना है कि फेज डिफरेंस 0 तभी होगा जब हमारी दोनों वेव्स जिस सोर्स से बन रही हैं वो कोहेरेंट होंगे। तो कोहेरेंट असल में वो सोर्स होता है, वो सोर्सेज होते हैं जहां से जो वेव्स बनती है वो सेम फेज में, या फिर हम कह सकते हैं जिनका फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक साथ आपको चलती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो उन तरीके की जो वेव्स बनती है उन जिन सोर्सेज से, उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। और आगे जाके आई थिंक इसके बारे में हमें डिफाइन भी किया होगा। अब देखो यहाँ कह रहा है कंसीडर 2 नीडल्स S1 एंड S2। मैं आपको यहाँ डेरिवेशन भी एक बताने वाला हूँ आगे जाके। मान लेते हैं 2 नीडल्स हैं S1 S2 मूविंग पीरियोडिकली अप एंड डाउन इन आइडेंटिकल फैशन। जैसा कि मैंने बोला कि एक वाटर के अंदर दोनों आइडेंटिकल मोशन कर रही है, ऊपर नीचे हो रही हैं। दे प्रोड्यूस 2 वाटर वेव्स, तो वो 2 वाटर वेव्स बनाएंगी। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द वेव डज नॉट चेंज विद टाइम। व्हेन दिस हैपन द 2 सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। मानो ये पार्टिकल है, 2 पार्टिकल पानी के हैं, 2 वेव बनी, दोनों वेव ने उस पार्टिकल को ऐसे उठाया, फिर नीचे आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आप देख सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स का वो 0 है, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम फेज में चल रही हैं। तो यहां पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, और वो आप कह सकते हो कि दोनों का क्रस्ट और ट्रफ है वो भी सेम है। तो ये तभी होगा जिन सोर्सेस को हम यूज कर रहे हैं वो कोहेरेंट होते हैं। अभी आप बोलेंगे सर हम पानी की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो लाइट की बात कर रहे थे। ये जस्ट एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो कि 2 वेव प्रोड्यूस करेंगे और दोनों वेव का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो ये चीज आपको समझनी है। अब मैं आपको एक डायग्राम से इस चीज को समझाता हूं, दैट विल हेल्प यू। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है जिसको हम बोल देते हैं S1। ठीक है, अब ये सोर्स बल्ब हो सकता है ना, कोई हाइड्रोजन लैंप हो सकता है, डजंट मैटर, बट ये लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि ये दोनों जो सोर्सेज हैं ये कैसे हैं, कोहेरेंट हैं। कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब देखिए मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा पास बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारा सोर्सेज है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हो गया हमारा S1 और ये हो गया हमारा S2, 2 सोर्सेज है। तो ये पहले सोर्सेज का वेव फ्रंट बना, ठीक है, और दूसरे का हम कलर अलग यूज करेंगे। पहले हम इसका यूज कर लेते हैं ग्रीन, और ये दूसरे का वेव फ्रंट बना, दोनों का वेव फ्रंट बना, दोनों का फेज सेम है। ठीक है, अच्छा अब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, तो जब वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो आपका जो ये वाला वेव है, इसको देखो मैं डैश डैश कर रहा हूं बिकॉज ये जो वेव है आपकी ये क्रस्ट और ट्रफ को करेगी, है ना। तो ये ऐसे हो गया। फिर आता है ग्रीन की बारी, तो ग्रीन का भी बनेगा, है ना, तो ग्रीन का भी बना दिया। फिर आता है थर्ड, अब थर्ड अगेन सॉलिड, तो सॉलिड को मैं अभी क्रस्ट बना रहा हूं, तो ये हमारा सेम डिफरेंस से यहाँ पे ऐसे बन गया। अब सेम हम यहाँ पर ग्रीन का बनाएंगे, यानी कि दूसरे सोर्स का बनाएंगे, तो वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब इतना बहुत है समझने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ग्रीन को, ओके। अब देखिए ये दोनों सोर्सेस क्या कर रही हैं, लाइट को प्रोड्यूस कर रही हैं, और ये लाइट ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब होगा क्या, कहीं पर ये दोनों जो वेव फ्रंट है एक दूसरे को टच कर रही हैं, और मैंने भी आपको क्या बोला, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब होता है व्हेन 2 वेव्स टच ईच अदर। मैं फिर बता देता हूं, सॉलिड लाइन जो आपको यहां पर दिख रही है ना, सॉलिड लाइन आपको लेट से क्रस्ट को डिनोट कर रहा है, और जो आपकी डॉटेड लाइन है, ठीक है, तो जो आपकी डॉटेड लाइन है वो आपके ट्रफ को जो है वो कर रही है, ठीक है। तो ट्रफ और जो क्रस्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है किसी भी वेव में। ये जो क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, तो ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है। तो यहां पर अगर ये वेव S1 सोर्स बना रहा है, तो ये वेव में एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ। अब ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, बाकी मैं दोनों वेव का भी आपको बताने वाला हूं। अब आपने यहां पर देखना है कि सुपरपोजिशन कहां हो रहा है सर। मान लेते हैं कि इस वेव का जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसका ब्लैक ये रहा, और ये ग्रीन, जहां पर ब्लैक और ग्रीन टच कर रहे हैं वहां पर सुपरपोजिशन होगा। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचूं, है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा क्या डायग्राम ऐसे बनाया है, तो ये बेसिकली यहाँ पर दोनों ये टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको। अब इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं सॉलिड लाइन आपस में टच हो रही है, इसकी सॉलिड और इसकी सॉलिड, इसकी सॉलिड, और आगे चलता जाएगा ना।
तो जहां पर आपके दो सॉलिड टच होते हैं, अब इसको सुनो मैं कैसे बनाता हूं। ये हमारी पहली S1 की वेव है ना, ये मेरी S1 की वेव है और ये मेरी S2 की वेव है, ठीक है। तो ये S1 S2 की वेव को मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया। तो देखिए इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर है और इसका ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर है। तो वही चीज यहां हो रही है। अब देखना, समझना बात को, इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट एक जगह पे मिल रहा है, इसका ट्रफ इसका क्रस्ट एक जगह मिल रहा है और इसका ट्रफ एक जगह पे मिल रहा है। तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अभी मैंने कोई स्केल से नहीं बनाया है, बट पॉइंट ये है कि सारे ये इसी लाइन पर होंगे, है ना। पॉइंट ये है कि जो मिडल में आपके लाइन जा रही है ना, इस पॉइंट पर ही हमेशा आपके वो जगह बनेगी जहां पर क्रस्ट के साथ क्रस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ आएगा। और याद करिए, जब ऐसा कुछ होता है सुपरपोजिशन जहां पर क्रस्ट के नीचे क्रस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ आता है, तो उस समय हम बोलते हैं उसको कौन सा, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है जहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट पर आपको ब्राइटनेस दिखेगी। क्या दिखेगी? ब्राइटनेस। ऑब्वियसली बात है ये कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, बट ये वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब दूसरे पॉइंट्स भी देख लेते हैं। आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे से मिल रहा है। यहां पर आप देखिए, और भी मैं बना देता हूं, जैसे यहां पे ये क्रस्ट और ट्रफ मिल रहा है। अब ये क्या होता है, तो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है। याद आ रहा है सभी को? डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जब किसी का एक क्रस्ट और किसी का ट्रफ एक दूसरे के हो। अब देखो ये हमारा क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ये हमारा ट्रफ है और ये क्रस्ट है। अब जब इनको ऐड करूंगा तो क्रस्ट के नीचे ट्रफ आ रहा है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। तो आप जब दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट को प्रोड्यूस करते हो तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो कहीं पर आपको कंस्ट्रक्टिव और कहीं पर आपको डिस्ट्रक्टिव जो है वो चीज देखने को मिलेगी। अब आप बोलेंगे सर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो एक बार उसको भी समझा देता हूं आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कंस्ट्रक्टिव की, ठीक है। तो जब मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करता हूं, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है वो सुपरपोजिशन जिसके अंदर हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है मैक्सिमम हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसके अंदर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अभी आप देखेंगे दोनों वेव्स मैं बना देता हूं, दोनों वेव्स अलग अलग हैं, ठीक है। ये वेव ऐसी है और दूसरी वेव जो है वो भी सेम ऐसी है, ठीक। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव के अंदर मैंने क्या बोला था, क्रस्ट के नीचे क्रस्ट आएगा, ट्रफ के नीचे ट्रफ आएगा। दोनों को ऐड किया तो मुझे कैसी वेव मिलेगी, तो मुझे जो वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड दोनों का जुड़ जाएगा। देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट है y1, इसका डिस्प्लेसमेंट है y2। सुपरपोजिशन क्या कहता है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन होगा। बिल्कुल सर, वेक्टर एडिशन हमने कर दिया। अब जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं ना। तो यहां पर जो हमारा एम्पलीट्यूड अब बनेगा वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। बिल्कुल सर, रिजल्टेंट होगा। तो यहां पर हमारा नेट एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या पता चलेगा, अभी मैंने बताया था इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर दोनों वेव को जोड़ने से रिजल्टेंट जो है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव पैटर्न होता है जो हमें देखने को मिलता है। अब या तो लाइट ऐसे आपको जुड़ेगी, बट कहीं पर आप ये भी देख रहे हैं जहां पर किसी का क्रस्ट किसी के ट्रफ के ऊपर आ रहा है, तो वहां क्या होगा, तो वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं। आगे जाके बहुत अच्छे से इनके हमें फॉर्मूले भी निकालने हैं, बट आपको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूं। अब इसके अंदर एक वेव ऐसी है, ठीक है, और दूसरी वेव जो है, अब उसके अंदर और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसका क्रस्ट और इसका ट्रफ एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, तो आपको यहां पर मिलेंगे ऐसे डॉट डॉट। अब बोलेंगे सर ये डॉट कैसे बने, डॉट ऐसे बने क्योंकि अब इसका जो अपना डिस्प्लेसमेंट है y1 वो ऊपर है और इसका डिस्प्लेसमेंट y2 नीचे है। मान लेते हैं अभी दोनों का सेम है, तो इस केस में जब दो वेक्टर एक दूसरे के 180 पे होते हैं तो दोनों को हम माइनस करते हैं, और अगर दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है, दोनों घट जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जस्ट आपको एक डार्क जो है वो आपको इमेज देखने को मिलेगी। तो ये डिस्ट्रक्टिव पैटर्न होता है, ये आपने साउंड के अंदर भी पढ़ा है।
अब देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न दिख रहे हैं और कंस्ट्रक्टिव पैटर्न दिख रहे हैं। अब सारा का सारा जो खेल है वो इंटेंसिटी का खेल होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बट अभी हमारा जो मेन फोकस था वो कोहेरेंट सोर्सेज से था। तो ये दोनों जो थे हमारे, ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो अब दो कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके बीच में जो सुपरपोजिशन होता है लाइट का, उसकी वजह से हमें कहीं पर कंस्ट्रक्टिव और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव पैटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी में हमें और क्या समझाया गया है, ताकि हमें ये तो पता रहे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 3 चीजें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी है। मैं एनसीईआरटी पे वापस आता हूँ कि हमें पता तो रहे करना क्या है। अब देखिए ये कहता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S2। ठीक है, अब इन दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया रैंडम कोई पॉइंट भी, ये जस्ट पॉइंट इनके दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि हाफ हाफ डिस्टेंस के बीच में एक लाइन खींची, वहां पर एक पॉइंट है। तो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा S1P है और ये डिस्टेंस हमारा S2P है। तो अगर आपने इस वे में देखा है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर S1P किसके बराबर है, S2P के है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ऑब्वियसली बात अभी मैंने आपको बताया था, जब सेंटर वाली लाइन हम लेते हैं तो यहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है ना कि डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस दिखेगी, क्या दिखेगी, ब्राइटनेस। ठीक है, अभी मैं आपको करके बताऊंगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस की अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और थर्ड केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी ने कुछ वहां पर एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया है कि अब ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। अब ये जो पॉइंट इन्होंने लिया है वो ना तो इस लाइन पे लिया है, जस्ट इससे ऊपर लिया है। यहाँ पर एक पॉइंट है, अब P लिया था, यहाँ पर Q ले लेते हैं। तो यहाँ से अब डिस्टेंस दोनों का अलग अलग हो गया, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब पॉइंट आता है कि अगर ये यहाँ पर पॉइंट है, तो अब एनसीईआरटी को भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो कह रहा है कि लेट्स से इन दोनों वेव के अंदर, अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो गया S1Q, ये कितना हो गया S2Q। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस हमें बताना है कि पाथ का कितना है। तो लेट्स से अभी एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमें एनसीईआरटी देता है कि लेट्स से दोनों में जो पाथ का डिफरेंस है वो है हमारा 2 लैम्डा। ये हमें 2 लैम्डा का मतलब क्या है कि समझ लो यहाँ से एक वेव आई, अभी आपको लाइन दिख रही है स्ट्रेट, अदरवाइज ये वेव है। तो जब दोनों का इंटरफेरेंस हुआ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाली जो है ये हमारी लेट आ रही है ना, देखो ये तो जल्दी पहुंच गई, ये लेट आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 पाई आएगा ना। अब बोलोगे सर कैसे आया, मैंने फॉर्मूला बताया था ना, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, यानी कि पाथ डिफरेंस। 2 लैम्डा यहाँ रखेंगे, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 इंटू पाई, तो ये हमारा 4 पाई आ गया। अब समझना यहाँ पर कि इन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना होगा, 4 पाई। अभी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर, अगर मैं आपको ये बोलूं कि पहले वाले की इक्वेशन क्या है, पहली वाली वेव की इक्वेशन y1 ले लेते हैं। y1 कितना दिया हुआ है, a cos ओमेगा t। ठीक है सर, तो y2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, कितना है, 4 पाई, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t माइनस 4 पाई। तो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। देखो सुनना मेरी बात, इससे पहले क्या हुआ था कि दोनों का डिस्टेंस सेम था, तो ऑब्वियसली बात है दोनों की इक्वेशन में भी कोई फर्क नहीं आएगा। y1 क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t, और y2 क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t, सॉरी cos ओमेगा t। तो आपने एक चीज क्या देखी यहाँ पर कि जब ये सेंटर में पॉइंट था तो दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। आपको दिख रहा है कोई फेज डिफरेंस नहीं है क्योंकि कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। अब इस केस में अगर मैं बोलता हूं yr क्या हो जाएगा, तो yr हो जाएगा 2a cos ओमेगा t। अब आप यहां से देखिए इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इस रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड क्या है, 2a। अच्छा, हम जानते हैं जैसे इस वेव का अगर मैं बोलूं इंटेंसिटी क्या होगा, I नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ भी कांस्टेंट ले लेते हैं k इंटू a स्क्वायर। ये याद रखना, ये इन दोनों वेव की बात हो रही है, उनकी भी खुद की भी तो इंटेंसिटी होगी ना। अच्छा, अब बात आती है कि जो हमारी टोटल या रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो प्रोपोर्शनल होगा हमारे 2a के स्क्वायर के। तो ये किसके इक्वल हो गया, I को रिजल्टेंट को हम I लिख देते हैं, I इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगा देते हैं k, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। हम जानते हैं I नॉट क्या होता है, k स्क्वायर,
तो I क्या हो गया हमारा 4I0, यानी कि हमारी इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अभी आप सन्ना देखो, समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि जो सेंटर वाली लाइन होती है वहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव पैटर्न देखने को मिलता है, और कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी जो हो जाती है वो हो जाती है 4 टाइम्स ऑफ I0। I0 का मतलब दोनों वेव की जो इंटेंसिटी है, मान लो एक की इंटेंसिटी अगर 10 है तो ये 40 हो जाएगी, तो यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर लाइन पे जब दोनों का डिस्टेंस सोर्स से सेम होता है उस केस में हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और ये जो हमारा होता है ये कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव। तो ये कंस्ट्रक्टिव पैटर्न होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं आपको सब थ्योरी में भी बताऊंगा एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो दूसरा वाला हमारा चल रहा था, अब उसमें ये पॉइंट था कि अब ये पॉइंट ऊपर चला गया तो फेज डिफरेंस कितना आ गया 4 पाई। अब ये एग्जांपल लेके मैंने किया, फिर मैं जर्नलाइज भी करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज यहां पर हमें थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों वेव्स को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब जोड़ने से पहले काम करते हैं, हम सिर्फ y2 वाले को सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज यहां पर मुझे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, y2 कितना हो जाएगा, a cos ओमेगा टी माइनस 4 पाई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं काम करता हूं, मैं यहां पर माइनस साइन को बाहर ले लेता हूं, तो a cos माइनस ओमेगा टी, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना माइनस ओमेगा टी प्लस 4 पाई। ठीक है, अब हमें पता है कि a cos मतलब जो है हमारा माइनस का थीटा, तो वो क्या होता है, a cos थीटा। तो a cos ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 4 पाई। देखो सिंपल ज्योमेट्री लगा रहे हैं, a cos माइनस थीटा, a cos थीटा ही होता है। फिर अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 4 पाई को खोल देता हूँ। तो 4 पाई को मैं 2 पाई प्लस 2 पाई लिख सकता हूँ। बिल्कुल, ये क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर एक मैं ब्रैकेट डाल दूंगा ताकि ये हमारा फेज बन जाएगा। अब हमें पता है कि cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, तो वो होता है cos थीटा। ये आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री से, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से, सॉरी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, a cos थीटा। हमारा थीटा यहाँ पर क्या है, हमारा थीटा ये है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 2 पाई। वापस एक बार रूल लगाऊंगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, a cos ओमेगा टी। तो आपने यहां पर क्या चीज देखी, आपने ये देखा सर कि दोनों सेम आ गई। ये देखो y1 भी सेम है और y2 भी सेम है। भले इनमें वो फेज डिफरेंस स्टार्टिंग में आपको दिख रहा था, बट हमने जब सॉल्व किया तो हमें पता चला दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है ही नहीं। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगी, वही बनेगी जो पहले बनी थी अभी, 2a cos ओमेगा टी, और हमारी जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ I0। तो ये भी हमारा कैसा है, कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर ये चीज समझनी है कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट निकलती है तो वो सेंटर में तो हमें इंटरफेरेंस दे ही रही है कंस्ट्रक्टिव, बट जरूरी नहीं है सिर्फ वहीं देगी, और भी जगह है जहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव पैटर्न देखने को मिलेगा। अभी तो ये आप कहेंगे सर आपने एग्जांपल देके बताया कि आपने 2 पाई ले लिया, तो क्या इसका कोई जर्नलाइज फॉर्म है, बिल्कुल इसका एक जर्नलाइज फॉर्म है, उसकी मैं यहाँ पर बात करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जर्नल केस की यहाँ पर बात करता हूँ तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो जर्नल केस में अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव के अंदर, ठीक है, तो हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, किसकी, कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव केस के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो हमारा, देखो अभी आपको मैंने यहाँ पर डेल एक्स यानी कि कितना लिया था, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। तो अभी आपने बोले सर 2 लैम्डा क्यों लिया, बिकॉज एनसीईआरटी में हमें इस तरीके से ही बताया है, बट अगर इसकी जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है कि जब आपका पाथ डिफरेंस हो जाए n लैम्डा। अच्छा, जहां पर n क्या है, n आपका 0 1 2 एंड सो ऑन, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मान लिया जाए कि अगर मेरा डेल एक्स लैम्डा है तो उस केस में भी कंस्ट्रक्टिव बनेगा। अगर मेरा डेल एक्स, अगर n की वैल्यू में 2 रखता हूं तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, तो भी ये कंस्ट्रक्टिव बनेगा। अगर मैं 3 लेता हूं तो ये 3 लैम्डा पे भी कंस्ट्रक्टिव बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब इन्हीं के अप्रॉक्स अगर हम देखें तो हम यहाँ पर फेज डिफरेंस में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि फाई क्या होता है, फाई होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डेल एक्स की वैल्यू रख देता हूँ तो ये हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा गया
तो हमारा फेज डिफरेंस कितना हो अगर 2 पाई एन, तो भी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि हमें इंटेंसिटी जो है वो 4I0 के बराबर मिलेगी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव पैटर्न का चीज होता है। तो ये फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी में भी ये चीज करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव वाला पार्ट। अब सिमिलरली एनसीईआरटी के अंदर एक और उन्होंने पैटर्न दिया है कि अगर डिस्ट्रक्टिव की बात कर लें तो डिस्ट्रक्टिव वाला उन्होंने कैसे बताया है, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर तीसरा केस अब ये दिया है कि मान लो हमारे पास दो सोर्स हैं S1 और ये है S2। अब ये जो था ये तो हमने ले लिया पॉइंट सेंटर वाला। अब ये कह रहा है नहीं, एक पॉइंट ले लेते हैं R पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस यहाँ से हमारा है, ये R पॉइंट है, और एक डिस्टेंस हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने वहां पर एक वैल्यू ली थी, अब यहाँ पर भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था डिफरेंस कितना लिया था हमने, 2 लैम्डा लिया था। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंस अभी ले लेते हैं डेल एक्स का, वो ले लेते हैं -2.5 लैम्डा, है ना। ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे, आपको ये एग्जाम्पल देके समझा रहा है, फिर हम जर्नलाइज फॉर्म में भी इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये दो वेव्स आ रही हैं, तो अब इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, क्योंकि अब पहली वाली जो है वो लेट आ रही है इसलिए माइनस आया है, क्योंकि डेल एक्स होता है x2 माइनस x1। तो यहाँ पर अब यही ऑलरेडी लेट आ रही है तो इसलिए वहां माइनस साइन आया है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। बट पाथ डिफरेंस कितना है 2.5, यानी कि 5/2 लैम्डा। तो ये असल में कितना है 5/2 लैम्डा। ओके, अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि चलिए अब इसमें इक्वेशन लिखते हैं। लेट्स से पहले वाले की इक्वेशन हम लिख देते हैं y1 इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, और दूसरे की हो जाएगी y2 इज इक्वल्स टू a cos। अब आप देखिए यहाँ पर ओमेगा टी फाई कितना होगा, तो फाई निकाल देते हैं। फाई क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, तो फाई हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स कितना है 2/5 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, तो फाई कितना आ गया 5 पाई। तो यहाँ पर अब फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 5 पाई। बट ये माइनस क्यों होगा, प्लस क्यों होगा, क्योंकि अब ये पहले पहुंच रही है वेव, तो ये आगे रहेगी, है ना। ये लेट पहुंच रही है तो ये लेट रहेगी, तो इसलिए अभी यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब जब हम इन दोनों को देखेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम इस y2 वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो y2 हमारा हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस 5 पाई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो y2 मिलेगा वो मिलेगा -a cos ओमेगा t। अब आप खुद यहाँ पर देखिए माइनस साइन आ गया दूसरी वाले डिस्प्लेसमेंट में, बट पहले वाले में क्या है a cos ओमेगा t। अब आप दोनों में मुझे बताइए फेज डिफरेंस कितना है, मतलब इसके अंदर cos थीटा, इसके अंदर माइनस cos थीटा, तो π/2 का हुआ ना। इसका मतलब अगर पहली वेव ऐसी है, ठीक है, तो दूसरी वेव हमारी कैसी है, जस्ट π/2 का डिफरेंस है। तो देखिए हो गया ना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस केस में इंटेंसिटी जो हमें मिलती है वो मिलती है 0। तो इसको हम डार्क कहते हैं ना, डार्क शेड यहाँ से मिलता है। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव का पैटर्न है। तो इसका भी एक जर्नलाइज केस मैं आपको बता देता हूं जो इसमें से बन सकता है। तो जर्नलाइज केस की अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो जर्नलाइज केस ये होता है कि इसमें जो हमने डेल एक्स लिखा है, जैसे उसमें हमने लिखा था n लैम्डा, तो ये होता है आपका 1 प्लस n/2 लैम्डा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही अगेन n यहाँ पर जो है वो क्या है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो डेल एक्स कितना आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा लैम्डा, है ना। एक मिनट, ये सॉरी ऐसे आएगा, ये 1 ये आएगा n प्लस 1/2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखता हूं तो डेल एक्स कितना आ जाएगा λ/2। ये तब है जब मैं n की वैल्यू क्या रखता हूँ 1। n की वैल्यू अगर 2 रखता हूं तो ये आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2, और ये ध्यान रखना ये 1 इसका ये पूरा ऐसा है, ठीक है, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब 2 रखूंगा तो 4 + 1 5/2, तो डेल एक्स आ जाएगा 5/2 लैम्डा। फिर अगर आप 3 रखेंगे n = 3 तो डेल एक्स कितना आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3, 3 और 6 7, तो ये 7/2 लैम्डा, है ना। तो इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको फेज डिफरेंस में भी निकाल सकते हैं। फाई क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स।
तो डेल एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो फाई कितना आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। डेल एक्स कितना है n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा से लैम्डा गया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 पाई n प्लस 1/2। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2n प्लस 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई और यहाँ पर बचेगा 2n प्लस 1, तो ये हमारा फाई हो जाएगा। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो पैटर्न हो गया डिस्ट्रक्टिव पैटर्न हो गया और ये उसकी जर्नल इक्वेशन होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पर अगेन कि इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न की 0 होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एनसीईआरटी हमें यही समझा रहा है कि जब हम कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं तो किसी पॉइंट पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, किसी पॉइंट पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। और जहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव और मैं कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूँ तो वो पॉइंट है जहाँ पर क्रस्ट और क्रस्ट मिलते हैं और एक पे क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं। कई बार हमें इसको बुक में पढ़ेंगे तो नोड्स और एंटी नोड्स में भी लिखा होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज। जब हम एंटी नोड की बात करते हैं, है ना, हम जब एंटी नोड की बात करते हैं तो एंटी नोड का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जहाँ नोड बनते हैं वहां पर होता है डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि नोड का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट 0, है ना। तो वो नोड एंटी नोड की टर्म में भी आपको एनसीईआरटी के अंदर दिखेगा। पहले हमें यहाँ तक एक बार समझ में आ गया होगा, आई होप सभी को। अब देखते हैं एनसीईआरटी में इसको कैसे समझाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी को भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो मैंने अभी आपको सिखाया था ना, बस उसी का यहाँ पर देखो किस तरीके से दिखाया है कि 2 सोर्सेज है यहाँ पर, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों वेव्स बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये वेव्स के कई आपको पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं ना, जहाँ ये 2 वेव्स आपस में टच हो रही हैं। तो कहीं पर कंस्ट्रक्टिव, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव, कहीं पर नोड और कहीं पर एंटी नोड। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है ये एंटी नोड हो गए, सॉरी नोड हो गए, ये आपके एंटी नोड हो गए। तो एंटी नोड जो होंगे वो एकदम सेंटर में बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको उधर भी बताया था। तो आप देख सकते हैं ये एंटी नोड, है ना। फिर जस्ट इसके इस वे में ये बनेगा नोड और इस वे में भी बनेगा नोड, है ना। फिर इस तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा। फिर अगेन हमारा आएगा एंटी नोड और यहाँ पर भी आएगा हमारा एंटी नोड, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा। तो हर जगह यहाँ पर सुपर पोजिशन होगा, बट ध्यान आपको रखना है सेंटर में तो हमेशा एंटी नोड यानी कि कंस्ट्रक्टिव ही बनेगा। एंटी नोड को आप कंस्ट्रक्टिव और नोड को आप डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं। नोड का मतलब जहाँ पर हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहाँ पर हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अब वही कह रहा है कि y1 एक हमारा इक्वेशन है a cos ओमेगा t, देन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय S2 की वजह से जो हो जाएगा वो हो जाएगा a cos ओमेगा t, दोनों की वजह से सेम है। अच्छा ये हम कौन सा केस ले रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये वो वाला केस ले रहे हैं जब हमारा दोनों डिस्टेंस सेम है। जब हमारे दोनों डिस्टेंस सेम है मैं वो वाला केस ले रहा हूँ। तो जब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तो उस केस में दोनों की इक्वेशन भी सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये दोनों सेम वेव्स एक जगह पर मिलेंगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2a cos ओमेगा t, बताया था। फिर वहां से हमारा जो एम्पलीट्यूड आएगा, सॉरी इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी 4 टाइम्स ऑफ I0, यानी कि जो वेव्स की इंटेंसिटी है उसकी 4 टाइम हो जाएगी। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वेयर I0 रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी, जो मैंने अभी आपको बता दिया, विच इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, ठीक है। इन फैक्ट एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसा कि मैंने बोला कि अभी चलो यहाँ तो ये दूसरा डायग्राम आ गया। तो अगर आप 2 सोर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं तो हमेशा आपका जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव ही बनता है, यानी कि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। The two sources are said to be interference constructively and we have what is referred as a constructive interference, और हमें क्या मिल जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाता है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब ये दूसरा पॉइंट ले रहा है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट Q। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, आपको देख को पता चल जाएगा कि अब हमारा S1 S2 है, ये हमारा पॉइंट Q है। S का डिस्टेंस जो है वो 7 लैम्डा है, इसका 9 लैम्डा है, तो कितना पाथ डिफरेंस हो गया, तो सर पाथ डिफरेंस हमारा 2 लैम्डा हो गया। तो हमें पता चल गया पाथ डिफरेंस हमारा 2 लैम्डा है, तो इसकी वजह से हमें यह पता चल गया कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो 4 पाई हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, जो अभी तक हमने किया था, ठीक है। तो हमने y1 की इक्वेशन लिख दी, y2 के अंदर भी हमारी इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया तो a cos ओमेगा t आई। तो हमने देखा उस Q पॉइंट पर जो हमारा फेज डिफरेंस है वो अगेन 0 हो गया, इसका मतलब वहां पर भी हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जो कि 4 टाइम्स होगी, सो गिविंग अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो
एक जगह ली जहां पर हमारा फेज डिफरेंस 2 लैम्डा था, वहां पर हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरी बार एक और पॉइंट लिया। Now the above analysis we assume that the distances S1Q and S2Q are much greater than the D। तो ये कंडीशन दी गई है कि दोनों का जो सोर्स का डिफरेंस है S1 S2 है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस D है उससे ये काफी ज्यादा है, इन दोनों के बीच का गैप जो है, ठीक है। अच्छा, सो दैट ऑल्दो S1Q एंड S2Q आर नॉट इक्वल, तो पिछले वाले केस में आपने देखा होगा कि ये दोनों डिस्टेंस अब बराबर नहीं है, बट स्टिल कंस्ट्रक्टिव यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस हम यहाँ ले रहे हैं वो ले रहे हैं कंसीडर अ पॉइंट R। तो इसका डायग्राम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, गिव मी अ सेकंड, शायद ये डायग्राम यहाँ पर अभी नहीं है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूँ तो वो यहाँ पर है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे कि अब ये S1 है, ये S2 और ये हमारा पॉइंट R है। तो अब आप देख सकते हैं ये है 9.75, ये है 7.25। तो फेज डिफरेंस सॉरी पाथ डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 2.5 लैम्डा। तो इसका मतलब अब जो हम यहाँ पर केस कर रहे हैं उसमें अब हमारा ये है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो y1 हमने ले लिया a cos ओमेगा टी, बट y2 हमारा कितना है, माइनस cos ओमेगा टी। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो फेज डिफरेंस 180 का है, यानी कि पाई का है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप पढ़ सकते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारी इंटेंसिटी भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब टू समराइज इफ वी हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज, अब समराइज यहाँ पर एनसीईआरटी कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे S1 S2 वाइब्रेटिंग इन अ फेज, देन फॉर एन आर्बिट्री पॉइंट P वेयर एवर द पाथ डिफरेंस, ठीक है, वेयर एवर द पाथ डिफरेंस ये होगा n लैम्डा, तो वहां पर हमारा क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। मान लो अगर हमारे दो सोर्स हैं, तो अगर आप कोई भी पॉइंट P को कहीं पर भी लेते हो, बट कहीं पर भी लेने का मतलब यहाँ पर यह है कि बस दोनों का जो डिफरेंस होगा अगर वो n लैम्डा के बराबर होगा, जहां पर n क्या है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर हमेशा आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा और आपकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी, ठीक है। द साइन हियर दिस रिप्रेजेंट द डिफरेंस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। सिमिलरली अगर आप P पॉइंट ऐसी जगह पे लेते हैं जहां पर हमारा पाथ डिफरेंस आ रहा है n + 1/2 लैम्डा, तो वहां पर आपको हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। और इस केस में जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। थस इफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय S1 इज गिवन बाय दिस। तो अच्छा, अब यहाँ पर एक और जर्नलाइज केस भी लिया है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो अब इसके लिए हम एक और क्या कह सकते हो कि हम एक वो कंडीशन बना रहे हैं जो दोनों के लिए कभी भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट है S1 और S2, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब रैंडम पॉइंट जो होगा कुछ भी हम यहाँ पर ले लेते हैं G, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वो वाली चीज बता रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पर एक इंटेंसिटी की इक्वेशन निकालनी हो जो कि एक दोनों को जस्टिफाई करे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को, कोई भी G पॉइंट हो सकता है जिसका कुछ फेज डिफरेंस यानी कि फाई है, तो उस केस में हमारे पास एक इंटेंसिटी की इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ फेज, ताकि जब हम नॉन इनकोहेरेंट जो हमारे सोर्सेज है उनको अगर हम बताएंगे तो वहां पर हमारे ये काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, वो ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेव है जिसकी इक्वेशन दी गई है y = a cos ओमेगा टी। अब जो दूसरी यहाँ पर हम ले रहे हैं, अब ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों के लिए काम आएगी बाद में, पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमारा जो y2 है उसके अंदर कुछ फेज डिफरेंस है, लेट्स से जो फेज डिफरेंस है वो है माइनस जो हमारा है 5, ठीक है। अब ये -5 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको +5 भी कर सकते हो। अभी चलो हम एक बार प्लस ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, अदरवाइज एक ही चीज है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा, सॉरी हाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो आएगा y1 + y2। अब यहाँ पर जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो चलिए ऐड कर लेते हैं a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, a को कॉमन ले लेता हूँ, तो a को कॉमन लिया तो ये बन जाएगा cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो कि किसका है, जो कि है cos a + b का। तो अगर आप देख सकेंगे ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो cos a + cos b का हम फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है 2 × cos a + b / 2। तो यहाँ पर a + b कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, और ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos a + b / 2 मल्टीप्लाई cos
a माइनस बी डिवाइड बाई 2, तो a माइनस बी हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें यहाँ से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 बन जाएगा, तो ये 2a मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2a कॉस। अब यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, फिर इसमें मैं क्या करता हूँ 2 को डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है। और वहाँ पर क्या बन जाएगा कॉस माइनस 5/2। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर अब ये चीज़ करेंगे कि हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और इसको भी हम थोड़ा बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2a कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2 और ये हो जाएगा कॉस 5/2, ठीक है। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा रीअरेंज अगर करेंगे तो आप देखेंगे ये चीज़ तो अब कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर फेस तो हमारा ये है ओमेगा टी प्लस 5/2, तो इस कॉस 5/2 को मैं इधर ले लूँगा, तो ये बन जाएगा 2a कॉस 5/2 और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, बिकॉज ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस फॉर्मूले से a कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है यही तो आपका एम्पलीट्यूड है ना। तो अगर हमें पता चल गया कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या है तो मैं इंटेंसिटी की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर के, और हमारे इसके अंदर हमारा a क्या है 2a कॉस 5/2, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2a कॉस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो I इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा अब 2a का हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 4a स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो ये I नॉट बन जाएगा, तो I इक्वल्स टू I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो ये है आपका वो रिलेशन जिससे आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं इफ़ यू नो द फेज डिफरेंस। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसमें भी होता है कि अगर हमें इसको मैक्सिमम करना है, अगर मुझे I को मैक्सिमम करना है ना, तो हम यहाँ पर इसको मैक्सिमम करेंगे, तो अगर हम कॉस 5/2 कॉस स्क्वायर 5/2 को मैक्सिमम करेंगे तो 1 हो सकता है। तो 1 होने के लिए ये जो 5/2 की वैल्यू है इसकी वैल्यू 0, 2 पाई 4 पाई ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। फॉर द वैल्यू ऑफ 0, 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। तो इसके लिए I मैक्सिमम होगा और उसके लिए I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो उतनी आएगी, है ना। तो जब हम इसको देखेंगे, सॉरी यहाँ पर हमारा 4 रह गया, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 4I नॉट, है ना। तो 4I नॉट जो है ये हमारा मैक्सिमम I आता है जो हमारा कंस्ट्रक्टिव में आता है। बट अगर मैं बोलता हूँ इंटेंसिटी मिनिमम है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हमारा 0 हो गया, 3 पाई हो गया, है ना, 5 पाई, तो ये ऑड में चलता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो I मिनिमम आएगा वो आएगा 0, क्योंकि उस समय हमारा कॉस स्क्वायर 5/2 0 हो जाएगा और उस केस में हमारी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमारे कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर बात वही आती है कि जब हमारे कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो वहाँ पर जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो किसी पॉइंट पर मैक्सिमम किसी पॉइंट पर मिनिमम होती है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होती है। अब पॉइंट ये आता है कि सर अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज की बात करें तो उनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ इनकोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ इनकोहेरेंट सोर्स, ठीक है, तो ये कोहेरेंट सोर्सेज से अलग क्यों है, इनमें से अलग क्या होता है, तो इनमें बेसिकली ये होता है कि अब जो दोनों सोर्स हैं S1 S2 ना, ये बोथ सोर्सेज आर नॉट इन फेज। अब ये दोनों फेज में नहीं होते, नॉट इन फेज यानी कि दोनों का फेज डिफरेंस अलग अलग होता है ना। दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो जब ये चीज होती है ना तब हमें पता चलता है कि जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अभी हमने क्या देखा था, जब दो सोर्स से हम
कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट जब हमारी पास हो रही थी, जब वो मिल रही थी, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी हमें मैक्सिमा मिनिमा यानी कि बेसिकली हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी के पैटर्न मिल रहे थे, है ना, यानी कि ब्राइटनेस डार्कनेस ऐसे पैटर्न देखने को मिलते हैं। बट जब हम नॉन को इनकोहेरेंट सोर्सेज की बात करते हैं तो इनमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। इसके अंदर जो हमें इंटेंसिटी दिखती है ना, जो इंटेंसिटी दिखती है स्क्रीन पर, वो हमें कांस्टेंट दिखती है। कांस्टेंट यानी कि ना उसके अंदर मैक्सिमा है ना ही कुछ मिनिमा है, बस वो एक ही इंटेंसिटी की हमें स्क्रीन पे दिखेगा, तो आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलते। इसीलिए जो हम आगे जाके हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं रेदर देन इनकोहेरेंट सोर्सेज। ऑल्दो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि आगे जाके जब हम यूज़ करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जब हम सोर्सेज को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम कोहेरेंट सोर्सेज का ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम इनकोहेरेंट सोर्सेज के इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसमें हम टाइम एवरेज करते हैं। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, अभी जो हमें इक्वेशन मिली थी, है ना, अब इसमें एवरेज करना पड़ता है, टाइम एवरेज करना पड़ता है। तो इंटेंसिटी का जो हमें इक्वेशन आया था वो आया था 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब होता क्या है कि जब आप इसमें टाइम एवरेजिंग करते हैं तो हमारी इंटेंसिटी टाइम एवरेज हो जाती है, हम उसको ऐसे ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है, अब जिसमें से 4I0 तो हमारा बेसिकली कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू, बट टाइम एवरेज अब किसका होगा, cos स्क्वायर 5/2। अब हमें एक चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए, वो ये है कि जब हम टाइम एवरेज करते हैं cos स्क्वायर थीटा का, cos स्क्वायर हाफ 5/2 का, तो वो 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी जो इनकोहेरेंट सोर्सेज की है वो हो जाएगा 4I0, और यहाँ पर cos स्क्वायर 5/2 को हम लिखते हैं 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से 4 कैंसिल, तो ये 2I0 हो जाता है। तो इस केस में हमें पता चला कि जो इनकोहेरेंट सोर्सेज से मिलने वाली जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो ऑब्वियसली बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, बट वो हर जगह कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो ये चीज होती है जो इन कोहेरेंट सोर्सेज से रिलेटेड होती है। अब चलिए एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं कैसे समझाया गया है। पहली चीज तो ये है कि एनसीईआरटी ने हमें अभी वो बता रहा है कि लेट से एक पॉइंट जी लेते हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट हम 5 ले लेते हैं, तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही एनसीईआरटी वापस एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो एक हम इक्वेशन ले लेते हैं ये वाली, और एक ले लेते हैं जिसमें हम 5 ले रहे हैं। जब दोनों को सॉल्व किया तो सीधा मैं रिजल्ट पे चलता हूँ कि रिजल्ट हमारे लिए मेन है। वो रिजल्ट हमारा आता है ये वाला कि हमें इंटेंसिटी का एक इक्वेशन मिलती है जो कि होती है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब जब इसमें हम 5 की वैल्यू 0 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 4π 6π ऐसे चलते जाते हैं तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है जो कि 4I0 होती है। और अदर हैंड अगर मैं 5 की वैल्यू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3π ऐसे रखता जाऊंगा तो मेरी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर शायद मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर गलती से 0 लिख दिया था, सॉरी, ये पाई है। ठीक है, पाई है, 0 आता है उसके अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एनसीईआरटी में वही चीज़ की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ अब यहाँ पर आता है हमारा इनकोहेरेंट की बातें आएंगी। नाउ इफ द टू सोर्सेज आर coherent, that is if the two needles are going down regularly, then the phase difference phi at any point will not be changed with time and we will have a stable interference pattern, that is position of maxima and minima will not change with time। देखो होता क्या है कि जब हम कोहेरेंट सोर्सेज ले रहे हैं S1 S2, और यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन लगाता हूँ तो आपको इस तरीके के पैटर्न देखने को मिलेंगे, मैक्सिमा मिनिमा यानी कि इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्शन, सॉरी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ब्राइटनेस डार्कनेस, इस तरीके के पैटर्न, और टाइम के साथ वो चीज़ कहीं बदलती नहीं है, वो पैटर्न कॉन्स्टेंट रहता है। बट हाउएवर इफ टू नीडल्स डू नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि अगर दोनों नीडल जो है वो कांस्टेंट फेज में नहीं है, अब यहां पर फर्क आता है, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल आल्सो चेंज विद टाइम। तो अगर आपके दोनों नीडल्स का जो हमने उस समय दो सोर्सेज बनाए थे, अगर दोनों का फेज अलग अलग होगा, फेज डिफरेंस जो है उनका कांस्टेंट नहीं रहेगा, बदल रहा है हर जगह पर, हर पॉइंट पर टाइम के साथ बदल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा इंटरफेरेंस का जो पैटर्न बनेगा वो भी टाइम के साथ बदलेगा, इसलिए हमने वहां पर टाइम एवरेजिंग की थी। ठीक है, इफ द फेज डिफरेंस चेंजेस वेरी रैपिडली विद द टाइम, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी वेरी रैपिडली विद द टाइम। ठीक है, तो अगर आप फेज डिफरेंस को रैपिडली उसमें बदलते जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका मैक्सिमा मिनिमा भी लगातार बदल जाएगा, एंड वी विल सी अ टाइम एवरेज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब वो इतना तेज बदलेगा तो आपको एक
टाइम एवरेज इंटेंसिटी पैटर्न ही देखने को मिलेगा पूरी स्क्रीन पर, कहीं पर भी आपको मैक्सिमा मिनिमा देखने को अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देन दिस हैपन वी विल ऑब्जर्व एन एवरेज इंटेंसिटी दैट विल बी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो भी हमने सॉल्व कर ली थी। वेयर एंगुलर ब्रैकेट रिप्रेजेंट व्हाट, टाइम एवरेजिंग। तो जब हमने टाइम एवरेजिंग किया तो यहाँ पर जाएंगे तो हम इस cos 5/2 को जब हम एवरेज करते हैं तो आंसर आता है हाफ। दिस इज ऑल्सो इंट्यूटिवली ऑब्वियस बिकॉज द फंक्शन cos square 5/2 विल बी रैंडमली वेरी बिटवीन 0 and 1 एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस विल बी हाफ। ये समझा रहा है कि कैसे ये हाफ हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो इंटेंसिटी मिलती है वो डबल ऑफ I0 मिलती है, जो कि मैंने बताया था, जो कि हर पॉइंट पर सेम होती है। When the phase difference between the two vibrating sources changes rapidly with the time, we say that the two sources are incoherent। तो आ गया ना वही बात कि incoherent कब होता है, जब हमारे जो दोनों sources होते हैं वो डिफरेंट वाइब्रेट करते हैं और उनकी स्पीड जो है वो लगातार वाइब्रेट करने की जो है वो चेंज होती रहती है। उस केस में हम उन sources को incoherent कहते हैं। And when this happen, the intensity just add up, and this indeed that happen when two separate light sources illuminate a wall। तो बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल दिया कैसे इनकोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं, बट पॉइंट यहाँ पर यह कि इनकोहेरेंट सोर्सेज से बनने वाला जो इंटेंसिटी का पैटर्न होता है वो एक कांस्टेंट पैटर्न होता है, जो कि डबल हो जाता है जब हम टाइम एवरेज करते हैं, क्योंकि रैपिडली वो चेंज होता रहता है पैटर्न। बट जब हम कोहेरेंट सोर्सेज की बात करते हैं तो वहां पर जो पैटर्न्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो वो बदलते नहीं है। ठीक है, तो वहां पर फिर हमें मैक्सिमा मिनिमा जो होता है वो कांस्टेंट हमें मिलते हैं, टाइम वेरी वो नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था ये टॉपिक इतना, बिकॉज आगे जाके जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, है ना, उसके अंदर हमें जो सोर्सेज यूज करने हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज यूज करने हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि वहां पर जो पैटर्न बनने वाला है वो क्या है। फिर हम आगे जाके उसमें समझेंगे कि उस पैटर्न के अंदर बैंड विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम वहां पर मेंशन करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज के बारे में, एडिशन ऑफ वेव्स के बारे में। तो थोड़ा सा मैंने आपको प्रीवियस नॉलेज जो थी वो भी आपको बताई कि क्या होता है कि जब दो वेव आपस में जुड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से पढ़ते रहना। तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।